हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोम प्रकाश और आप हैं ऑनलाइन ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आप लोग से मिल नहीं पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है वह पेडागोजी से संबंधित है। और पेडागोजी से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अलग से कोई प्रश्न लेकर नहीं आता हूँ। वे सारे प्रश्न जो आपके किसी न किसी कंपटीशंस में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो अन्य कोई भी टेट हो, उनसे ही प्रश्न मैं लेकर आता हूँ। और ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके आगामी जितनी भी टेट परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सीटेट के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बिना लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की है? जातीय भेद का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। देखिए, कक्षा में किसी भी लड़के और लड़कियों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एनसीएफ है 2005 वो यह कहता है कि लड़का और लड़की सब एक समान है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। तो यह जो टिप्पणी है वो आपके रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने जो प्रस्तुत किया है वो है आपका मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट जो है आपका वो उसको नैतिक विकास के चरण ही कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण आपका जो है वो प्याजे का है। और इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी जो है संवेगात्मक विकास के चरण वो भी अन्य बहुत सारे विद्वानों का है। शारीरिक विकास के चरण का कोई सिद्धांत नहीं है। शारीरिक विकास में आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास के चरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार को बताना है कि बच्चे किससे सीखते हैं। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, अथवा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाइगोस्की जो है अपने इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से वह सीखने की बात को बार बार जोर देता है। और वातावरण से सीखने की बात में वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के बारे में भी जोर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है। एक व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरा से भिन्न क्यों होता है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और आप एक ये व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों पाया जाता है, इससे संबंधित यह प्रश्न पूछा पूछा गया है। और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया कि वातावरण के प्रभाव के कारण, या जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्या क्रिया के कारण, अथवा प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से
जिनका भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है वंशानुक्रम और वातावरण के कारण। देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न क्यों होता है? पहला तो है कि उसके वो जिस वंश से आया है उस वंश का जो जीन है, इसमें देखिए, इस ऑप्शन में केवल जीन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में देखिए केवल वातावरण दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जन्मजात विशेषताओं के कारण इसमें भी केवल एक ही चीज़ दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दिया हुआ है, इसलिए दोनों ही तत्व जो है किसी भी बच्चे को एक दूसरे से भिन्न होने में प्रभावित करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? आपको बताना है कौन सा व्यवहार है जो अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता मतलब कि अधिगम का इंग्लिश होता है लर्निंग, निर्योग्यता का होता है डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में आपको इसमें बताना है। तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना नहीं, ये भी नहीं होगा। अपमानजनक व्यवहार, ये भी नहीं होगा। बी को डी, आज को 100, 21 को 12, ये हो सकता है। आगे देखते हैं ऑप्शन। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी को डी, आज को 100, 21 को 12 लिखना। अधिगम निर्योग्यता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें बच्चा जो है उसको अधिगम से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आपने एक फिल्म देखा होगा तारे जमी पर, जिसमें तारे जमी पर जो बच्चा होता है वो वह पढ़ नहीं पाता है, उसको अक्षर जो है वो नाचते हुए नज़र आते हैं। तो वो जो है वो डिसलेक्सिया का उदाहरण है। तो इन सब से भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अधिगम निर्योग्यता से संबंधित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी का डी, यानी बच्चा जो है अगर बी को देख रहा है तो उसे डी नज़र आता है, और 21 को देख रहा है तो उसे 12 नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो इसका जो ऑप्शन होगा आइए हम चेक करते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए करना, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कभी भी बच्चा किसी का अनुकरण करना ये नेगेटिव माना जाता है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये हो सकता है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ यही है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, कि बच्चा जो है अपनी अधिक से अधिक अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके और सक्रिय भागीदारी उसमें दे सके। देखिए, सीटेट का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें यह बात ध्यान में आपको रखना है कि कौन सा शब्द जो है वो पॉजिटिविटी उसमें से झलक रहा है और कौन सा शब्द में निगेटिविटी झलक रहा है। जो भी पॉजिटिव झलके तो वो सही उत्तर माना जाता है, और जो भी निगेटिव आपका उसमें से आ रहा है तो वो गलत उत्तर होता है। हालांकि बहुत सारे पॉजिटिविटी स्टेटमेंट भी होते हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो, देखिए इसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन साथ ही साथ इसमें दिया हुआ कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, मतलब बच्चा को ज़्यादा उसमें जो भी पार्टिसिपेशन होता है उसमें बच्चा अधिक से अधिक जुड़ा हुआ रहे, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि, वंचित वर्ग मतलब जो बहुत निम्न तबके से आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन आया है कि उन्हें बहुत से लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि उससे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जो भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो बहुत ही निम्न तबके से बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक से अधिक वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे कि वो बच्चे क्यों गरीब हैं और उनके पास से किन संसाधनों की कमी है, और कक्षा में उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए ताकि उस बच्चे को ये कभी एहसास ना हो कि हम किसी अन्य बच्चे से अलग हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की किस प्रकार की भूमिका होती है? आपको बताना है कि बच्चों के सामाजिकरण में, इन सोशलाइजेशन में, एक फैमिली की क्या भूमिका होती है? तो कम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नहीं, ये नहीं होगा। रोमांचकारी भूमिका होती है? नहीं, ये भी नहीं होगा। एक मुख्य भूमिका होती है? हाँ, ये होगा। एक गौण भूमिका नहीं होगा। तो एक बच्चे के सामाजिकरण में, एक बच्चा जो है अपने समाज से सीखता है और समाज में सबसे पहले क्या आता है? परिवार आता है। तो परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। मान लीजिए कि एक शिक्षक है और उसके सामने मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसके सामने एक जटिल परिस्थिति आ गया है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गया है, तो उसमें शिक्षक जो है किस प्रकार से हेल्प कर सकता है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देना। नहीं, देखिए ये भी जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? ये निगेटिव स्टेटमेंट है। कभी भी शिक्षक जो है प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा और कार्य करने वाले बच्चों को पुरस्कार देना तो पॉजिटिव है, लेकिन प्रतियोगिता को बढ़ावा देना ये किसी भी जटिल परिस्थिति को सॉल्व करने का तरीका नहीं है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये नहीं होगा। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नहीं होगा। उस पर एक भाषण देने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखेकर, जी हाँ, किसी भी जटिल कार्य को है, कॉम्प्लेक्स वर्क है, तो उसे छोटे छोटे हिस्से में बांटना चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स वर्क जो है इजी हो जाता है, और उसके बाद निर्देश देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन टीचर को प्रदान करना चाहिए कि कैसे किस प्रकार आप कार्य को कर सकते हैं। तो ये जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सबसे इसमें उपयुक्त स्टेटमेंट है, इसलिए ये उत्तर ही होगा इसका। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में सीटेट के प्रश्नों को रख कर चलना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो आपका पॉजिटिविटी शो कर रहा है, कौन सा निगेटिविटी शो कर रहा है। जो पॉजिटिविटी शो कर रहा है उसमें भी कौन सबसे आपका बेस्ट है, वही आपका सही उत्तर होगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? अभी हमने चाइल्ड सेंटर के बारे में बात की, फिर से प्रश्न आया हुआ है। आइए इसका देखते हैं ऑप्शन। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है, शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। किसी भी क्लास में शिक्षक जो है केवल नोट्स दे देता है, और रोट जो पद्धति है, याद करने की जो पद्धति है, रटने की जो पद्धति है, ये सारे टर्म क्या है? निगेटिव टर्म है, और निगेटिव टर्म का सीटेट में उत्तर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ये भी गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाई नहीं होती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये हो सकता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि एक कक्षा में अगर स्टूडेंट टीचर के द्वारा पुरस्कार और दंड देने से संचालित हो रहा है तो वो सही कक्षा नहीं माना जाता है। इसमें पूछ क्या रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर कक्षा किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए? तो उसमें यही रोल होना चाहिए कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं, मतलब एक समूह के बात हो रही है और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, एक स्मॉल ग्रुप्स बनाया गया है, और जो टीचर है प्रत्येक स्मॉल ग्रुप्स में बारी बारी से जा रहा है, तो यानी कि वो टीचर हर बच्चे पर अपना ध्यान दे रहा है,
अपना ध्यान को केंद्रित कर रहा है, इसलिए बाल केंद्रित कक्षा वहाँ हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग का बचपन जो है वो कैसा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, निरपेक्ष है, क्या है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। कम महत्वपूर्ण है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अमहत्वपूर्ण ये भी नहीं होगा। अति संवेदनशील यही होगा, निरपेक्ष भी नहीं होगा। भाषा विकास के लिए, क्योंकि बच्चा जो है बचपन से ही भाषा सीखना शुरू करता है, बड़े होकर तो भाषा सीखता है नहीं, इसलिए भाषा विकास के लिए जो हमारा प्रारंभिक बचपन है वो एक बहुत ही संवेदनशील, एक क्रूशियल काम करता है, इसलिए राइट ऑप्शन इज द अति संवेदनशील, सेंसिटिव होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए ऑप्शन नंबर ए, बी दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, सी अपनी रुचि से, डी पुरस्कार के लिए। इसमें आपको बताना है कि बच्चा अधिक सृजनशील कब होता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर कब आती है, आपको ये इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए, जब बच्चा जब शिक्षक किसी को डांटता है तो उसे बचने के लिए ये होगा, या दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। ये नहीं होगा, डांट से बचने के लिए कभी नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी नेगेटिव है। अपनी रुचि से, ये सही है। पुरस्कार के लिए ये भी गलत है। तो देखिए, क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे जाते हैं वो आपको अपने व्यवहार से लगेगा कि सही है, लेकिन वो थ्योरी से सही नहीं होता है। इसलिए अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे कि वो डांट से बचने का ऑप्शन टिक कर देंगे। क्यों कर देंगे कि जब किसी को डांट पड़ने वाली होती है तो बच्चा जो है वो बहुत अधिक सोचता है, नए नए आइडिया सोचता है, लेकिन ये व्यवहारिक है। लेकिन इसमें व्यवहारिक उत्तर आपको नहीं देना, इसमें आदर्श जो आइडियल उत्तर आपको देना है। तो अपनी रुचि से जब बच्चा कोई भी वर्क को करता है जिसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो, तो उसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रयास करता है। तो इसलिए अधिक सृजनशील, मतलब अधिक क्रिएटिविटी बच्चा कब होगा, जब कोई भी गतिविधि यानी कोई भी वर्क में वो पार्टिसिपेट करेगा जो उसकी अपनी रुचि का, अपनी इंटरेस्ट का हो। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन, संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? एक के आधारभूत मतलब बेसिक, किसी को भी हम सहायता प्रदान करते हैं तो उसमें बेसिक क्या होना चाहिए? तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। देखिए, जहाँ आधारभूत सहायता का जो उदाहरण इसमें होगा वो होगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। देखिए, किसी को भी सहायता अगर आप प्रदान करते हैं तो उसमें भाषण देना कभी नहीं होगा। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, किसी को प्रश्न पूछने नहीं देना, ये भी गलत होगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना ये भी एक नेगेटिव टर्म है। तो जो पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, जो सही होगा, वह अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यही एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आकलन क्या है, असेसमेंट क्या है? बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा, क्योंकि एक नाम देना और लेबल करने की ये रणनीति है जो कि एक नेगेटिव बात है। बच्चों में
प्रतीकात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना ये भी गलत है। कभी भी बच्चों के अंदर ये प्रतियोगितात्मक भावना को बढ़ावा देना सही नहीं होता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, ये भी गलत है। लर्निंग के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना ये भी गलत ही है। सीखने में सुधार का एक तरीका ये सही होगा, क्योंकि इसलिए सही होगा कि ये आकलन क्या है, असेसमेंट क्या है, बच्चों का हम आकलन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चा जो है जहाँ भी गलत कर रहा है उससे पॉइंट को शिक्षक को बच्चा को समझाना है और बच्चा जो है इसमें सुधार करता है। तो सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक के द्वारा किस रूप में समझना चाहिए। बहुभाषी का मतलब होता है कि एक से अधिक लैंग्वेजेज को बोलने वाली कक्षाएं। भारत में बहुत सारी जो कक्षाएं होती हैं इसमें एक से अधिक लैंग्वेज को बोलने वाले बच्चे पाए जाते हैं। तो इसमें शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, या संसाधन के रूप में, या बाधा के रूप में। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि बहुभाषिता जो कक्षा है उसमें अनेक भाषा के बच्चे बैठ रहे हैं, तो अपनी अपनी संस्कृति के साथ बैठ रहे हैं, और अपनी अपनी संस्कृति का जब आदान प्रदान करेंगे तो अन्य बच्चों के भी संस्कृति में विकास होगा। इसलिए वो एक संसाधन के तौर पर देखा जाता है, एक रिसोर्स के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक सही वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, शेषवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसका जो सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पियाजे के जो सिद्धांत के जो चरण हैं वो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक जो सिद्धांत है उससे प्रश्न पूछा गया है। तो उसकी चार जो अवस्थाएं बांटी गई हैं उससे ही प्रश्न है कि मूर्त संक्रियात्मक में जो अवस्था जो बच्चा होता है वो वर्गीकरण और संधारण करने के योग्य होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो हम देखते हैं कि इस तरह हमारा आज का जो सेशन है वह पूरा होता है, समाप्त होता है। फिर अब से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार।